नमस्कार मित्रों, आज एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ बजट 2023-24 की मुख्य बातों को लेकर के। यह समान रूप से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। बजट में के हर बिंदुओं पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और आंकड़ों पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध होगा कि अभी तक जिन मित्रों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आगे बढ़ते हैं मित्र। बजट 2023-24 से आगे बढ़ने से पहले दो तीन जो बिंदुएं हैं उन बिंदुओं पर हम लोगों को जानना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले हमारा बिंदु है कि राजकोषीय घाटा क्या है। पहले ये बार बार आगे आएगा कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। तो प्रतिकूल राजकोषीय शेष जो राजस्व प्राप्तियों सह ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों अर्थात कि ऋण भिन्न प्राप्तियों का जोड़ और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। दूसरा जो हमारा टर्म आएगा अभी वो राजस्व घाटे का है। तो राजस्व घाटे का अर्थ ये होता है कि राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना वो घाटा कहलाता है। तीसरा एक टर्म आएगा, आपको आगे बार बार आएगा ये कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता और अनुदान के बीच का अंतर है। इसी तरह प्राथमिक घाटा जो है वो राजकोषीय घाटे में से व्यय अदायगियों को घटा करके निकाला जाता है। और प्रभावी पूंजीगत व्यय का अर्थ यह होता है कि पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान का जोड़ है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म को बजट से पहले इसलिए बताया गया है ताकि ये टर्म कई बार आएगा और इस टर्म को आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है या राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है या फिर प्राथमिक घाटा क्या कहलाता है। तो इस टर्म को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले इस टर्म को आप लोग नोट कर लेंगे, अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संशोधित अनुमान जो 2022-23 का है वो 41,87,232 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि वित्त वर्ष 21-22 से कितना अधिक है तो 3,93,431 करोड़ अधिक है। संशोधित जो 22-23 का पूंजीगत व्यय है वो 7,28,274 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। ये जितने आंकड़े हैं इन आंकड़ों को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि यह कई सारे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अभी जो फिलहाल में बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो बीपीएससी की परीक्षा का जिसका स्टैंडर्ड जिस तरह से है, या फिर आने वाला भी दरोगा की परीक्षा है, बीसीसीएल ग्रेजुएट स्तर की कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सारे परीक्षाओं का स्तर अब पहले से काफ़ी ऊपर हो गया है। कंसेप्चुअल टाइप के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंकड़ों का जानकारी होना, आंकड़ों का ध्यान में रखना, आंकड़ों को याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बजट अनुमान 23-24 में कुल जो व्यय रखा गया है वो 45,03,097 करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जिनमें से कुल पूंजीगत व्यय जो है वो 10,09,61 करोड़ का है। बजट 23-24 में अवसंरचना विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है केंद्र सरकार ने, अपनी प्रतिबद्धता जो कि काफ़ी दर्शाया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पूंजीगत व्यय 22-23 से इस साल का जो पूंजीगत व्यय जो रखा गया है वो 37.4% अधिक रखा गया है। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। पूंजीगत जो प्रभावी पूंजीगत जो इतना रखा गया है 13,70,949 करोड़, और संशोधित अनुमान से कितना अधिक है 30.1% अधिक है। तो इस चीज़ को हम लोग ज़रूर नोट कर लेंगे और इसको 3, 4, 10 बार लिख करके इसको अपने दिमाग में इसको रखेंगे, याद रखेंगे।
बजट अनुमान 23-24 में राज्यों के हिस्से का वितरण, अनुदानों, ऋणों और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि आदि को हस्तांतरित किए जा रहे कुल संसाधन कितना है? तो 17,97,537 करोड़ है, जो कि पिछले साल 21-22 के वास्तविक से कितना अधिक है? 1,43,056 करोड़ अधिक है, मतलब कि इतना की वृद्धि को दर्शाता है। आगे जो बढ़ते हैं हम लोग मित्र, बजट का सार क्या है? यह बजट का मुख्य भाग है, यह बजट का सार है। तो बजट के सार में हम लोग इस तरह से देखेंगे कि जो राजस्व प्राप्ति हुआ है 23-24 में, वह कुल प्राप्ति हुआ है 26,32,281 करोड़ रुपये का। और इसमें दो है, एक है कर राजस्व, केंद्र को निवल है, और कर भिन्न राजस्व। ये दोनों को मिलाकर है 26,32,281 करोड़। और कुल जो पूंजी प्राप्तियां हैं, अर्थात कि ऋणों की वसूली से या अन्य प्राप्तियां, उधार एवं अन्य देयताएं से, ये हमें प्राप्त हुआ है 18,70,816 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, ये पहले और दूसरे को जोड़ दें, तो कुल प्राप्ति आपको प्राप्त हो गया है। कुल प्राप्ति यहाँ इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, 45,03,097 करोड़ रुपये हमें कुल प्राप्त हुआ है। और कुल व्यय कितना हुआ है? टोटल व्यय जो है वो 45,03,097 करोड़ रुपये है। आगे 2-3 चीज़ों को हम लोग को ज़्यादा याद रखना है। यह है कि राजस्व घाटा 10 में से 1 को वाले को घटाएंगे, कुल प्राप्ति को घटाएंगे, तो राजस्व घाटा में याद रखेंगे कि 8,69,855 करोड़ रुपये के घाटा हुआ है। और इस चीज़ को याद रखेंगे 2.9%, जीडीपी का 2.9% राजस्व घाटा है। और प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% है जीडीपी का। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा अर्थात फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.9% है। कुल जीडीपी का 5.9% राजकोषीय घाटा है। अर्थात अगर इसको आंकड़ा हम लोग याद रखें तो 17,86,816 करोड़ रुपये का फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। और इस तरह से याद रखें कि जीडीपी का 5.9% है। इसी तरह प्राथमिक घाटा, इसको भी हम लोग याद रखेंगे 2.3%। सबसे इम्पोर्टेंट है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को जरूर हम लोग याद रखेंगे, 5.9% जीडीपी का है। और आंकड़ों में याद रखेंगे 17,86,816 करोड़ रुपये। आगे बढ़ते हैं, और यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बजट में हमें रुपये आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ है। तो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम में, पाई चार्ट में जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो दिख रहा है, उधार एवं अन्य देयताएं जो हैं, इससे 34% आ रहा है। जीडीपी का 34% जो भाग है वो उधारी से आ रहा है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा है वो है जीएसटी से। जीएसटी से आ रहा है 17%, 17%। और इसके बाद निगम कर से 15% और आयकर से भी 15%। ये 4 सबसे बड़े सेक्टर हैं जहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा उधारी से और अन्य देयताएं से आ रहा है 34%। अगर टैक्सेशन से अगर सबसे ज़्यादा पैसा किस टैक्स से आ रहा है तो जीएसटी से आ रहा है, इसको याद रखेंगे। 17% जीएसटी से, जीडीपी का कुल 17% जीएसटी से आ रहा है, 15% इनकम टैक्स से और 15% निगम कर से आ रहा है। इसी तरह सीमा शुल्क से 4% आ रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% आ रहा है, कर भिन्न प्राप्तियाँ ये 6% है, नॉन डेप्ट ऋण भिन्न प्राप्तियाँ जो होता है नॉन डेप्ट कैपिटल से ये 2% का है। तो इस प्रकार कुल 100% 100 रुपये में 34 रुपया आ रहा है
उधार एवं अन्य देयताएं से, 17 रुपया आ रहा है जीएसटी से, 15 रुपया आ रहा है आयकर से और 15 रुपया निगम कर से, 7 रुपया आ रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, 4 रुपया आ रहा है सीमा शुल्क से। ये तो हो गया कि पैसा आ रहा है इतना। अब जाता कहाँ है, मतलब किन बजट में खर्च कहाँ किया जाता है, किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जाता है। तो जाता कहाँ है, तो सबसे बड़ा हिस्सा हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो ब्याज अदायगी में चला जाता है। 20% जो हिस्सा है जीडीपी का, 1 रुपया का 20 पैसा ये चला जाता है सिर्फ ब्याज को अदायगी करने में। इसके बाद जो सबसे बड़ा है वो दिख रहा है, यह 18% बने 18 रुपया, 1 रुपया का 18 पैसा ये चला जाता है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है उसमें चला जाता है। इसके बाद जो बड़ा आपको दिख रहा है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इसमें रक्षा को शामिल नहीं किया गया, इसका है 17% भाग। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रक्षा बजट जो है जीडीपी का इस बार 8% है, अर्थात 1 रुपये का 8 पैसा रक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाता है। आर्थिक जो सहायता है, मतलब सब्सिडी जो है वो खाद्य से लेकर के उर्वरक से लेकर कई चीज़ों में दिया जाता है, वो है 7%। वित्त आयोग से संबंधित जो भी खर्च हैं ये 9% है, अर्थात 1 रुपया का 9 पैसा जो चला जाता है वो वित्त आयोग के हिस्से में। केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं, केंद्रीय सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसमें 9% जीडीपी का हिस्सा, अर्थात कि 1 रुपया का 9वां पैसा, 1 रुपया में 9 पैसा खर्च किया जाता है केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में। पेंशन में 4 पैसा खर्च किया जाता है, 1 रुपया का 4 पैसा, अर्थात कि 4%, पूरे जीडीपी का 4% हिस्सा ये खर्च होता है पेंशन में। और अन्य जो एक्सपेंडिचर है, अदर एक्सपेंडिचर, उसमें 1 रुपया का 8 पैसा या 8% कह सकते हैं, ये खर्च होता है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा कि रुपया आता कहाँ से है और यहाँ हम लोगों ने देखा कि रुपया जाता का। ये दोनों ही डायग्राम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि रुपया किस किस क्षेत्र से आ रहा है। सबसे अधिक आ रहा है उधार और अन्य देयताएं से, उसके बाद जीएसटी से, फिर आयकर से, निगम कर से। और रुपया जाता कहाँ है, तो सबसे अधिक रुपया जा रहा है ब्याज की अदायगी में। फिर दूसरा सबसे ज़्यादा जा रहा है केंद्रीय योजनाओं में। फिर राज्य करों और शुल्कों, दूसरा जा रहा है कर और शुल्कों में राज्यों को हिस्सा में, राज्य की जो भी हिस्सा होता है उसमें जाता है 1 रुपया का 18 पैसा या 18%, और 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत जाता है। 8% रक्षा क्षेत्र का बजट है। इस प्रकार रुपया कहाँ से आता है और जाता है हम लोगों ने समझा। आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि राजकोषीय घाटा जो ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था, इस चीज़ को हमें याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो राजकोषीय घाटा जो है वो कुल जीडीपी का 5.9% है 2023-24 के बजट में। और आंकड़ों में हम लोग याद रखेंगे 17,86,816 करोड़ रुपये। राजस्व घाटा जो है वो जीडीपी का 2.9% है। प्रभावी राजस्व घाटा ये है जीडीपी का 1.7%। प्राथमिक घाटा है जीडीपी का 2.3%। आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटे का स्रोत क्या है। अब राजकोषीय घाटा का जो स्रोत है, बाजार उधार, सरकार प्रतिभूति तथा राजकोषीय हुंडी से, ये टोटल तो हम लोगों ने देखा ऊपर इतना। अब इसमें से अलग अलग जो हमारा भाग है, इससे हमें इतना इतना और जोड़ करके कुल जो हमारा प्राप्ति, निवल प्राप्ति है, ये हो जाता है इतना। इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। और कुल जोड़ करके हमारा कितना आ रहा है राजकोषीय घाटा, वो 17,86,816, जो कि हमने यहाँ देखा था कुल जीडीपी का 5.9%। आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति है, राजकोषीय घाटे के स्रोत है कि किन किन स्रोतों से हमें कितना घाटा प्राप्त होता है। इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राप्तियाँ।
कैसे किन किन क्षेत्रों से हमें कितना कितना प्राप्त होता है। तो राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो कर राजस्व टोटल हमें कितना प्राप्त हुआ है 33,60,858। ये 23-24 का बजट का है। इसमें से जो है निगम कर का इतना है, आयकर पर इतना है, सीमा शुल्क के लिए इतना है, सेवा जीएसटी के लिए इतना है, सबका अलग अलग जोड़ करके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है मित्र, इसको याद रखेंगे। अब इसमें से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद फिर राज्यों का जो हिस्सा है उसको भी हम लोग घटाते हैं, मतलब इस हिस्सा को हम लोग घटाते हैं। और केंद्र को निवल कर राजस्व को भी यहाँ पे अलग अलग जब घटा देते हैं तो कुल राजस्व जो प्राप्ति होता है वो इतना प्राप्त होता है। तो कुल प्राप्तियाँ, कुल राजस्व प्राप्ति आप याद रखेंगे 26,32,281 करोड़ रुपये। इस प्रकार इन चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। और ये टर्म उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार इन चीज़ों को देख लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये कर प्राप्तियों का रुझान है, टैक्स जो रिसिप्ट हुआ है वो जीडीपी का कितना कितना कैसे कैसे रुझान हुआ है 2013-14 से दिया हुआ है और अभी 23-24 तक का। तो कैसे जो जीडीपी में कितना कितना परसेंट हिस्सा रहा है 10.1% से लेकर के बढ़ते बढ़ते अभी बीच में बढ़ा भी था, लेकिन अभी स्टेबल है 11.1% जीडीपी का हिस्सा है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। जो पीला वाला भाग है वो डायरेक्ट टैक्स है और जो नीला वाला भाग है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और टोटल जो हमारा है ये रेड वाला दर्शा रहा है अभी जीडीपी का 11.1% जो है वो टैक्स से प्राप्त होता है, जो कि 13-14 में 10.1% था और अभी है 11.1%, अर्थात कि 13-14 से लेकर के 23-24 में 1% की वृद्धि हुई है। जीडीपी का 1% हिस्सा बढ़ा है टैक्सेशन में, टैक्स के रूप में। अब केंद्र को निवल जो प्राप्ति हुई ट्रेंड इन नेट रिसिप्ट टू द सेंटर ऑफ द सेंटर, तो नन यहाँ दिया हुआ है, नन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, नन टैक्स रेवेन्यू, नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू, इन तीनों को यहाँ पे दर्शाया गया है 2013-14 से लेकर के अभी 23-24 तक। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जो निवल प्राप्तियाँ हैं इसमें यहाँ पे 0.4% ये क्या है कैपिटल रिसिप्ट है और नन टैक्स रेवेन्यू कितना है ये पीला वाला दर्शाता है 2% था, अभी इन लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ था अभी कितना है 3 लाख करोड़ है। और नीला वाला जो है वो टैक्स रेवेन्यू है, नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू 8.2% था, अभी 23.3 लाख करोड़ है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखना भी ज़रूरी होता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार का जो व्यय है एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो केंद्र सरकार का जो व्यय है स्थापना व्यय वो यहाँ दिया हुआ है 7,44,339 करोड़ रुपए है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और परियोजनाओं के लिए इतना दिया हुआ है, केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय इतना दिया हुआ है। अर्थात जो कुल जोड़ है, कुल जोड़ से हम लोग याद रखेंगे 45,03,097 करोड़ रुपये कुल हमारा भारत सरकार का व्यय है 2023-24 के लिए। सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय यहाँ हम लोग याद रखेंगे, पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय जो है यह है 13,70,949 करोड़ रुपये, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। व्यय की अवसंरचना जो है यहाँ दिया हुआ है अलग अलग चीज़ों के लिए, अदर ग्रांट से, लोन से इतना है, जो सेंटर
सेक्टर स्कीम जो है ये पीले को दर्शा रहा है। फिर अलग अलग यहाँ सबको दिखला रहा है। जो ऊपर हम लोगों ने देखा था व्यय की संरचना, ऊपर हम लोगों ने देखा अभी है, उसी चीज़ को यहाँ पे बार डायग्राम के रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्र। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रमुख मदों में व्यय, पेंशन में जो खर्च होना है 23-24 के बजट के लिए, वो है 2,34,359 करोड़ रुपये। रक्षा क्षेत्र पर रखा गया है 4,32,720 करोड़ रुपये। सब्सिडी जो देना है, सब्सिडी देना है उर्वरक में अलग है, खाद्य में, पेट्रोलियम में, कृषि संबंध क्रियाकलाप, इसमें भी पीएम किसान को छोड़कर, तो इन सारे जो सब्सिडीज़ है ये दिया हुआ है। इतना क्या याद रखेंगे हम लोग। और ये उर्वरक के लिए है, खाद्य के लिए इतना है, पेट्रोलियम के लिए इतना है, सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट यहाँ हम लोग याद रखेंगे, शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ऊर्जा क्षेत्र में जो बजट रखा गया है वो है 94,915 करोड़ रुपए का रखा गया है। विदेश एक्सटर्नल अफेयर के लिए रखा गया है इतना। वित्त क्षेत्र के लिए, हाँ स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य का हम लोग याद रखेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में 88,956 करोड़ का बजट रखा गया है। इसी तरह जो अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास के पूछा जाता है, ग्रामीण विकास पर कितना रखा गया है, तो ग्रामीण विकास पर बहुत अच्छा इसमें रखा गया है। 23,08,204 करोड़ का बजट है ये। वैज्ञानिक विभाग के लिए इतना है। सामाजिक कल्याण 55,080 करोड़ का बजट है। परिवहन सेक्टर में सबसे अधिक रखा गया है। परिवहन सेक्टर जो है हमारा है वो 5,17,034 करोड़ का बजट रखा गया है, जो कि पिछले बजट से काफ़ी अधिक, सबसे अधिक अगर बढ़ोतरी की गई है तो परिवहन क्षेत्र में किया गया है। इसको इस डाटा से भी हम लोग समझ सकते हैं, सबसे अधिक जो हमारा बजट का एक्सपेंडिचर है वो इंटरेस्ट में जाता है। इंटरेस्ट के बाद इस बार जो सबसे अधिक रखा गया है ट्रांसपोर्टेशन पे रखा गया है, फिर डिफेंस सेक्टर पर रखा गया है, सब्सिडीज़ पे रखा गया है, राज्यों का जो हिस्सा है उस पर जाता है, रूरल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी अच्छा है, पेंशन पे है, कुल जीडीपी का 4% है जैसे हम लोगों ने देखा है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे है, होम अफेयर्स, एनर्जी, आईटी एंड टेलीकॉम, हेल्थ, पीएम किसान, यूनियन टेरिटरीज़ पे अलग है, सोशल वेलफेयर, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ पे है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। इस डायग्राम को अगर आप लोग देख लेते हैं तो हमें याद आ जाएगा कि सबसे अधिक ब्याज अदायगी के बाद ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस सेक्टर पर इस बार रखा गया है। इस डिफेंस सेक्टर में तो हम रहता ही है, ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा इस बार बढ़ोतरी की गई है, इसको हम लोग याद रखेंगे। व्यय की प्रमुख मदों की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशल वेलफेयर से लेकर के अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन जो कि यहाँ दिया हुआ है 21-22, 22-23, 23-24, तो लगातार वृद्धि की गई है और इस बार 1.13 लाख करोड़ का है, तो इसमें काफ़ी वृद्धि की गई है। सबसे अधिक वृद्धि हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद रूरल डेवलपमेंट में है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में है। तो ये डायग्राम आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र, और आपका जो अगला आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा बजट की जो रूपरेखा, इस पर हम लोगों ने पिछले चर्चा किया ही है। प्रमुख जो योजनाएं हैं ये
आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसमें बजट अनुमान में 60,000 करोड़ का रखा गया है। इसी तरह कुछ जो महत्वपूर्ण आपके लिए हैं, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए हम लोग याद रखेंगे 7,200 करोड़ रुपए रखा गया है। नीली क्रांति के लिए रखा गया है 2,025 करोड़ रुपए। हरित क्रांति के लिए तो इसमें नहीं रखा गया है। न्यायपालिकाओं के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बढ़ाने के लिए उसमें रखा गया है 1,061 करोड़ रुपये। इसी तरह ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, ये हम लोग याद रखें, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए, नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए ये 38,953 करोड़ रुपये रखा गया है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785 करोड़ रुपया रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए इतना रखा गया है। इन सारी चीज़ों को याद रखना होता है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रखा गया है 19,000 करोड़ रुपये। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन में 5,000 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके लिए रखा गया 7,192 करोड़ रुपये। तो कुछ प्रमुख जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को हमें याद रखना होगा। इन योजनाओं पर किस तरह से खर्च का अनुमान रखा गया है, खर्च के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को हमें याद रखना होगा। प्रमुख योजनाएं पर परिव्यय, आउटले ऑफ मेजर स्कीम्स पे रखा गया है। वायुसेना का बजट अनुमान इतना रखा गया है। वायुसेना की परियोजनाओं पे इतना रखा गया है। इसी तरह भारी और मध्यम वाहन पर इतना रखा गया है। वायुयान एवं एरो इंजन पे 7,000 करोड़ रुपये रखा गया है। इन सारी चीज़ों को हमें भी याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों को याद रखने के लिए। कई बार प्रदूषण नियंत्रण पे 756 करोड़ रुपये रखा गया है। भूटान के लिए जो योजना है ये दे सकता है। भूटान के लिए योजना पर 2,401 करोड़ रुपये रखा गया है। नेपाल के लिए 550 करोड़ रखा गया है। तो इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। ये बकायों का एक मुश्त भुगतान पे इतना रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये पिछले दिनों पूछा गया था, 923 करोड़ इस पर रखा गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन पे 646 करोड़ रुपये रखा गया है। राष्ट्रीय एड्स एवं यौन जनित संचार रोगों के नियंत्रण कार्यक्रम पर रखा गया 3,080 करोड़ रुपये रखा गया है। परिवार कल्याण योजनाओं पर रखा गया है 517 करोड़ रुपये रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर 3,365 करोड़ रुपया रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे। मेट्रो परियोजनाएं जो है, मेट्रो परियोजनाएं पर अच्छा खासा खर्च किया जा रहा है। 19,518 करोड़ रुपया इस पर रखा गया है। अटल भूजल योजना, ये पूछा जा सकता है, 1,000 करोड़ रुपया रखा गया है। राष्ट्रीय गंगा योजना पे 4,000 करोड़ रखा गया है। तो ये सारी योजनाएं हैं। शिक्षा सशक्तिकरण पे रखा गया है 1,689 करोड़ रुपया रखा गया है। प्रमुख योजनाएं और भी हैं इसमें। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान पे 1,996 करोड़ रुपया रखा गया है। सौर ऊर्जा पर 4,970 करोड़ रुपया रखा गया है। पवन ऊर्जा पर रखा गया है 1,214 करोड़ रुपया रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार हम लोगों को देख लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। नई रेल लाइन बिछाने से लेकर नामान परिवर्तन, दोहरीकरण, इन सारी चीज़ों पर अलग अलग दिया हुआ है।
इसे एक बार देख लेना ज़रूरी होता है। कुछ योजनाएं जो कि अक्सर पूछा जाता है, उस पर आप लोग को उसको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण पर 1,62,207 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। राष्ट्र कौशल भारत कार्यक्रम पे अच्छा खासा रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को खेलो इंडिया पिछले दिनों शुरू किया गया था, खेलो इंडिया पर 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है। तो ये बजट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत चर्चा किया है। आप अपना सुझाव अवश्य देंगे। और बजट से लगभग सारे परीक्षाओं में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर रहता है। बजट पर एक पूर्ण और एक अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच रखा गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय साझा ज़रूर करेंगे तथा उसे अपने कमेंट्स के माध्यम से बताने का कष्ट करेंगे, ताकि वीडियो को और अधिक सुधार किया जा सके। जहाँ भी गलती हुई है, गलतियों को सुधारा जा सके और आपको एक अच्छे वीडियो जो कि परीक्षा उपयोगी हो, उसे हम लोग बना सकें और आपके बीच प्रस्तुत कर सकें। इस टर्म को एक बार और देख लेते हैं हम लोग। रुपया कहाँ से आता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और रुपया कहाँ पे जाता है, किस सेक्टर में से सबसे अधिक आता है और किस सेक्टर में सबसे अधिक जाता है, इसे ज़रूर हम लोग याद रखेंगे। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। राजकोषीय घाटा 5.9% जीडीपी का रहने का अनुमान लगाया गया है 2023-24 के बजट में। इस चीज़ को याद रखेंगे। कुल प्राप्ति कितना हुआ है और कुल प्राप्तियाँ कितना हुआ है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बजट पर यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।